नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं मनीष शरण छत्तीसगढ़ तक के विशेष कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे विष्णुदास साय के कैबिनेट में कौन क्यों रहेगा, आखिरकार मंत्रिमंडल में किसको जगह मिलेगी और क्यों मिलेगी। इस बारे में बात करने के लिए शहर के युवा पत्रकारों से लेकर वरिष्ठ पत्रकारों तक लोगों से हम चर्चा करेंगे और उनकी राय जानेंगे और जातिगत समीकरण में क्या कुछ देखने को हमें मिलता है और कैबिनेट में जबकि 13 तारीख को ये फैसला हो जाना है कि कैबिनेट में कौन कौन रहेगा। आखिरकार इनसे जानेंगे कि कौन कहाँ पे जो है वो सुशोभित हो सकता है और क्यों हो सकता है। सबसे पहला सवाल उपेंद्र जी आपसे करते हैं, युवा पत्रकार हैं आप और ये जानते हैं कि कैबिनेट में 12-13 लोगों से ज्यादा जगह नहीं है। ऐसे में वरिष्ठ लोगों की सूची जो है काफी लंबी है। क्या लग रहा है कि क्या ये कैबिनेट जस्टिफाई हो पाएगा, इस बार संतोषजनक रहेगा लोगों के लिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि मुख्यमंत्री को मिला के ये 13 कुल होते हैं कैबिनेट में, 13 कैबिनेट में है। उसमें ये हमने ये देखेंगे कि 2018 में कुछ लोग जीते थे, कुछ लोग हारे थे, और साथ में जो पुराने लोग हैं, पुराने जो मंत्री हैं, उन मंत्रियों को भी जो है इस बार विधायक बन के आए हैं, वो जो कि हार गए थे। और इस बार यही चीजों की तवज्जो बनी रहेगी कि कौन मंत्री होगा जो पुराना पहले मंत्री रहा है और अभी की डेट में किसको तवज्जो दी जानी चाहिए। तो क्या ये पुराने जैसे कह रहे हैं कि पुराने चेहरों पे एक बार फिर से भरोसा करना पड़ेगा कि कोई मजबूरी है, कोई स्ट्रेटेजी होगी पार्टी के लिए? मेरे को लगता है आगामी लोकसभा को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल का गठन होगा और भारतीय जनता पार्टी सत्ता विरोधी चेहरों से पिंड छुड़ाना चाहेगी। तो कुछ पुराने ऐसे लोग जिनके ऊपर बहुत से विवादित तस्वीरें हैं, उनसे मुख्यमंत्री अपना जो है वो हाथ अलग कर ले। आदिवासी मुख्यमंत्री बोलते सीधा और सहज है, तो कैबिनेट में तो ऐसे लोग चाहिए होंगे जो थोड़े से तेज भी हों और विभाग को जो है कसावट ला सके। क्या लगता है महत्वपूर्ण विभाग कौन से हो सकते हैं और वहां किनको देखते हैं? देखिए, आजकल मुख्यमंत्री से लेके मंत्री तक जो है सारे निर्णय जो है केंद्र से होता है। मुख्यमंत्री के बस की बात ही नहीं है, ना तो मुख्यमंत्री का विवेक चलता है। ठीक है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि मुख्यमंत्री बना देना भी आजकल जो है ना कष्टप्रद हो गया है। उससे ज्यादा कष्टप्रद मंत्रिमंडल का गठन करना होता है। मंत्रिमंडल में देखा जाता है कि क्षेत्र वाइज भी देखा जाता है, उसके बाद फिर जो है एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल, ये सब चीज देखा जाता है। और उससे भी ऊपर बढ़ के ये है कि योग्य प्रत्याशी कौन है जिसे हम, योग्य विधायक कौन है जिसे हम मंत्री बना सके। तो ये सारी चीजें सब देखी जाती है। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि जिस तरह से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो है भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने जो तय किया है, उससे ये स्पष्ट लगता है कि नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। और संभव है कि नए चेहरे के मौके पे कुछ पुराने लोग जो है छूट सकते हैं इसमें। जब पुराने लोग छूट जाएंगे, महत्वपूर्ण विभागों की अगर बात करें तो आबकारी, वित्त, स्वास्थ्य और एजुकेशन, हायर एजुकेशन जैसी चीजें हैं। क्या लग रहा है कि पुराने चेहरों पे कैसे क्या बता रहे हैं, कष्टप्रदाय है सीएम के लिए भी और पार्टी के लिए? दिल्ली से सारे लोग तय हो जाएंगे, तो यहाँ का लोग क्या करेंगे फिर? ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी दूरगामी सोच रखती है और सबका साथ सबका विकास लेकर के आगे बढ़ती है। ये मंत्रिमंडल की जो कल 13 लोग शपथ लेंगे, नए पुराने चेहरे पर ही मोहर लगेगी और जाति समीकरण को साधते हुए संभागवार मंत्रियों का विभाजन होगा। ये रिसोर्स कहाँ से मिला आपको कि 13 के 13 जो है शपथ ग्रहण हो रहे हैं? क्योंकि हमारी जानकारी में तो 3 से ज्यादा नाम नहीं है। नहीं नहीं होगा, क्योंकि एक ही साथ सबका शपथ ग्रहण होगा ताकि विभागों का बंटवारा आसानी से किया जा सके। और इस परिस्थिति को देखते हुए अभी कांग्रेस की जो शासन काल रही, इसमें विवादित जो रही, शराब आबकारी विभाग रहा, राजस्व विभाग रहा, हर हमेशा एक निशाने में रहा। और बहुत सारे मुद्दे इस सरकार को ले डूबी। जी, एक सिविलियन होने के नाते या बीजेपी से जुड़े व्यक्ति होने के नाते उनकी जो सद्भावना है काफी गौर करने लायक है। और उन्होंने कहा कि 13 के 13 जो है मंत्रियों की जो है शपथ ग्रहण हो जाएगी। ओबीसी वर्ग की उपेक्षा होगी, डिप्टी सीएम के पास कोई अधिकार तो होता नहीं है और उन 100 को जो है डिप्टी सीएम बनाने की बात चल रही है। क्या लग रहा है थोड़ा छला गया ओबीसी? हाँ, देख के तो ऐसे ही लग रहा है, मगर अब देखा ये जाना चाहिए कि अब डिप्टी सीएम जो है, ऐसा कोई एक, ये कहना चाहिए पद तो एक औपचारिकता ही पद है। कोई इसमें जिम्मेदारी बहुत बड़ा भारी ऐसा कुछ रहता है या ऐसा कुछ कार्य तो डिप्टी सीएम के ऊपर रहता नहीं है। इसके अलावा अगर कोई पद उनको मिल जाता है
और उस पे वो फोकस करते हैं, और यहाँ के ओबीसी एक वर्ग को जो फायदा निश्चित रूप से पहुंचाने की अगर कोशिश किया जा सकता है, तो दूसरा कोई उनको मंत्रिमंडल में अगर कोई दूसरे पद या कोई दूसरा दर्जा मिलेगा तो तब वो तो जस्टिफाई हो पाएगा। तब कुछ हो अब सकता हम है। अपनी चर्चा के उस दौर पे पहुंच गए हैं जहां पे हम सीधे विभागों के हिसाब से मंत्री में कौन सुशोभित होगा इस बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहली शुरुआत आपसे करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण विभाग आप अपने हिसाब से बताएं और उसके कौन मंत्री होगा, इसको जरा बताएं। जी, इस प्रदेश किसानों का प्रदेश रहा है और किसान उत्साहित हैं अपने नए विभागीय मंत्री को लेकर के। तो मैं मानता हूँ इस संभाग के और पूर्व अनुभवी एक किसान पुत्र धर्मलाल कौशिक जी हैं। मैं मानता हूँ ये किसान पुत्र हैं और माटी पुत्र हैं और इस जिले के सबसे बड़े कद्दावर चेहरों में गणना उनकी होती है। इसलिए इनको कृषि विभाग सौंपा जाए ताकि ये किसानों संग मेल जोल बिठा करके उस कृषक की उन्नति और विकास की एक नया अध्याय लिख सके। जी, ये इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? कृषि विभाग जो है धर्मलाल कौशिक के पास चले गया। नेता प्रतिपक्ष स्पीकर रहते तो ज्यादा कुछ बन पाया नहीं था उनसे, कई बार विवादों में घिरे रहे वो। क्या लगता है कृषि विभाग की जिम्मेदारी संभाल पाएंगे? आपका अपने पसंद का कृषि विभाग के लिए कौन लगता है कि सूटेबल होगा? देखिए, मैं किसी व्यक्तिगत नाम पे नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना निश्चित है कि विभागीय मंत्री जो भी होते हैं उसमें कोई जरूरी नहीं है कि वो विशेषज्ञ हो, क्योंकि सारा विभाग तो नौकरशाह चलाते हैं। ठीक है ना? जैसे आप उदाहरण के लिए कवासी लखमा जी को ले लीजिए, आबकारी मंत्री रहे पूरे 5 साल, तो क्या वो आबकारी संदर्भ में कोई विशेषज्ञ तो नहीं थे? ठीक है ना? तो चूंकि नौकरशाह जो है वो पूरा विभाग चलाते हैं, सारे नीतिगत निर्णय सब वही लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है मंत्री किसी को ही बनाया जाए वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अफसरशाही पे नियंत्रण नहीं रख पाता मंत्री अगर जागरूक और योग्य ना हो। क्या लगता है कि इस बार आबकारी विभाग की आप चर्चा कर रहे हैं तो किसके पास जाना चाहिए आपके हिसाब से? अब आबकारी मंत्री तो मैं समझता हूँ कि उसके पास जाना चाहिए जो कायदे से अगर देखा जाए तो अनुभवी भी हो और साथ में जो अफसरों पर लगाम कस सके। ऐसा एक नाम आता है दिमाग में। अमर अग्रवाल को ही ले लीजिए। अमर अग्रवाल बड़ा खास नाम है क्योंकि बिलासपुर संभाग से ही आते हैं और आबकारी विभाग के एक्सपर्ट भी हैं। सुना है कि शराब को जो है सरकारीकरण करने का भी काम उन्हीं से ने किया था। क्या लग रहा है वही सूटेबल है या उनके ऑप्शन पे बृजमोहन अग्रवाल भी हो सकते हैं? 2003 के बाद से छत्तीसगढ़ के लिए आबकारी विभाग कांटों का ताज, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है, इसलिए जो है वो इसको प्राथमिकता दी जाती है। लेकिन छत्तीसगढ़ की राजनीति का इतिहास बताता है कि इस विभाग ने छत्तीसगढ़ का नाम भारतीय स्तर पर विवादित ही बनाया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश देश का सबसे बड़ा दारू पीने वाला प्रदेश के रूप में पहचान बना चुका है और 2018 के पहले इस विभाग का सबसे भ्रष्टतम अधिकारी का नाम समुद्र सिंह हुआ करता था, जो सरकार बदलते ही से फरार हो गया था। उसके बाद उनकी गिरफ्तारी पे इनाम भी घोषित किया गया और फिर वो कई दिन जेल में भी रहे। उसके बाद दूसरे कार्यकाल में भी सबसे ज्यादा यदि कांग्रेस की छवि को नुकसान पहुंचाया है तो आबकारी विभाग ने पहुंचाया है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि यदि समझदार कोई भी पॉलिटिशियन होगा तो इस विभाग से दूरी ही रखना पसंद करेगा। फिर क्या लगता है कौन सा ऐसा मंत्री होगा जो इस विभाग को, जो कि तकरीबन काजल की कोटरी है, इसको कौन लेगा? निश्चित रूप से जो सर्वाधिक बदतमीजी के साथ अधिकारियों को डील करता होगा वही लेगा। बेबाकी से बोलता होगा ऐसा अजय चंद्राकर। तो ये बड़ा व्यंग है एक तरह का अजय चंद्राकर के जो व्यवहार है उसके लिए। उच्च शिक्षा विभाग के लिए जब बात की जाए तो पहले पहल जो आपके दिमाग में आता है वो कौन से विधायक है जिनको उच्च शिक्षा विभाग दिया जा सकता है? शिक्षा को लेकर के ना बहुत विशेष है, जैसे शिक्षा विभाग है, उच्च शिक्षा और शिक्षा विभाग। ओपी जो चौधरी हैं उनको एक प्रकार से तवज्जो दे, लेकिन उच्च शिक्षा को लेकर के एक पिछली बार जैसे एक नए विधायक बने थे उमेश पटेल, उनको जो है दिया गया था। इस तरह से अभी अब देखा जाए कि नया कोई चेहरा जो है वो आ सकता है इसमें। और बाकी मंत्रियों की बात करेंगे, जैसे कि आबकारी मंत्री बहुत सही कहा कि आबकारी को जो इस तरह से डील करना है, क्योंकि वहाँ जो जिस तरह से चीज़ें चलती हैं उसमें एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो कि ब्यूरोक्रेसी को भी ठीक आपके अपने संभाग से अमर अग्रवाल ने तो काफी काम किया। हमने जैसा कि उन्होंने खुद भी कई बार पब्लिक डोमेन में बोला कि जीएसटी और आबकारी उनसे बेहतर कोई समझता नहीं है। राजस्व मंत्रालय के लिए एक प्रकार से हो सकता है कि राजस्व के लिए अमर अग्रवाल को जो है पेश किया जाए। साथ ही मेरे को ऐसा लगता है कि ब्रजमोहन अग्रवाल को अगर आप
शिव डहरिया की जगह खड़े करें कि यार, क्योंकि उन्होंने रायपुर में ही अपना पूरा प्रभुत्व बनाया, तो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, बाकी जो केंद्र की योजनाएं हैं, तो जो विभाग, नगरीय प्रशासन विभाग, वो जो है ब्रजमोहन अग्रवाल की तरफ हो सकता है। हालांकि ये सब चीजें जो है पहले से ही लिखी गई स्क्रिप्ट के हिसाब से हो चुका होगा, और इस बैठक में ही बहुत सारी चीजें चर्चा कर ली गई होंगी। युवा पत्रकार ये जरूर जानते हैं कि स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है और इस पे अमल करने का समय है। कुछ और बातें आप बोल रहे थे। जी, मैं कह रहा था कि बिलासपुर संभाग के हिसाब से करें या बिलासपुर जिले की बात करें कि एक तो अपन को डिप्टी सीएम मिल गया है, इसके साथ ही डिप्टी सीएम को अधिकार है हाँ, नहीं, नहीं है, लेकिन हाँ, स्वाभाविक बात है, ये छल हो गया। हाँ जी, हाँ, ये एक चीज तो है। साथ ही अब है तो वो व्यवस्था के हिसाब से उसको रखा गया है। हो सकता है एक मंत्रालय भी मिल जाए, कुछ कह नहीं सकते। युवा पत्रकारों की मुस्कुराहट जो बताती है कि किस तरह से जो समाज में संघर्ष करने वाले लोग हैं, उनके साथ बड़ा सेट तरीके से जो है वो काम हो रहा है। क्या लग रहा है ये लॉन्ग टर्म में इफेक्ट करेगा बीजेपी को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता, महत्वपूर्ण होता है सॉफ्टवेयर। मेरे को लगता है कि सॉफ्टवेयर बनाने का काम जो भारतीय जनता पार्टी में करते हैं, उन लोगों ने निश्चित रूप से सॉफ्टवेयर को अपडेट भी किया होगा। और कल तक जो पार्टी एक डिप्टी सीएम की आलोचना करती थी, वो 2 डिप्टी सीएम लेके आ गई। ऐसा सटायर चल रहा है पब्लिक डोमेन में कि एक तो डिप्टी सीएम हमको जो है कर नहीं पाया, सरकार डूब गई, 2 डिप्टी सीएम बीजेपी का क्या करने वाले हैं? सबसे पहली चीज तो देखिए कि मुख्यमंत्री के चयन के पहले ही खूब हल्ला मचाया गया कि महिला मुख्यमंत्री बन रही है। उसके बाद बोले कि 2 डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे, उसमें एक महिला उप मुख्यमंत्री होंगी। आप देखिए, मुख्यमंत्री का नाम भी आ गया, उप मुख्यमंत्री का भी नाम आ गया, महिलाओं का पता नहीं है। उसी महतारी वंदन योजना के तहत जो है सर्वाधिक महिलाओं का वोट बीजेपी ने पाई, जी, जिसकी सबसे ज्यादा वोटर भी थे। हाँ, इस बार जिसके बदौलत सत्ता पाए हैं। और उसके बाद देख लीजिए, एक डिपार्टमेंट तो है महिला बाल विकास, किसी को दे देंगे उसको। हाँ, ये हो सकता है। अब उसमें भी 2-3 महिलाएं हैं दावेदार, लता हुसैन डी, रेणुका सिंह। हाँ, रेणुका सिंह है, इसमें और 1-2 लोग हो सकते हैं। देखिए अब इन लोगों में से कौन खरा उतरते हैं केंद्रीय नेतृत्व के इच्छा पे। ये बात गौर करने लायक है। हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, बार बार शहर के जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग आते हैं, वरिष्ठ पत्रकार, वो बताते हैं कि स्क्रिप्टिंग की जा चुकी है और जो केंद्रीय नेतृत्व है उनके सेंटिमेंट, उनके जो मन का जो है ध्यान रखा जाएगा और वही जो तय करेंगे। आप इत्तेफाक रखते हैं इनकी बातों से? थोड़ा आलोचना हो रही थोड़ी सी पार्टी की। देखिए, नजरिया अपना अपना है। हमें प्रशासनिक और सर्व समाज को साधते हुए और आम जनता की सिक्योरिटी को हमने समझा और करीब से देखा, तो हमें सभी को साधते हुए, हमें प्रशासन के ऊपर अंकुश लगाते हुए ऐसे स्वच्छ छवि, निर्विवाद छवि का मंत्रिमंडल का गठन होने जा रहा है। ये दिल्ली से बनेगा लिस्ट? दिल्ली से नहीं, यहीं से बनेगा, क्योंकि प्रिंस यहाँ है, तो प्रिंस यहीं से अध्याय की शुरुआत होगी। और ये कहना है बीजेपी के से जुड़े हुए लोगों का कि यहीं से लिस्ट बनेगी और यहीं से जो है नेता चुने जाएंगे, मंत्री चुने जाएंगे। इस बात से इत्तेफाक रखते हैं क्या आप? इत्तेफाक तो नहीं है, जो भी निर्णय होगा दिल्ली से ही होगा, क्योंकि अभी तक आप देखते आ रहे हैं कि सीएम से लेकर डिप्टी सीएम तक जिसको भी बनाने का जो भी निर्णय लिया जा रहा है वो केंद्र से ही हो रहा है, यहाँ से कुछ भी नहीं। जी, तो युवा पत्रकार भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं। अब 2 डिपार्टमेंट जिन पे सबसे ज्यादा कमाई होती है, राजस्व और पीडब्ल्यूडी, उसको भी जान लें कि राजेश मूणत का भाग्य जो है फिर से साथ देगा। आइदर जो है कि कुछ नए चेहरे, क्योंकि इस बार हुआ ऐसा कि 54 सीटों में बहुत से नए चेहरे आए जो पहली बार तो चुनाव जीत भी रहे हैं, लेकिन ये भी देखने को मिला कि उनकी महत्वाकांक्षा ज्यादा है। हालांकि पब्लिक डोमेन पर उन्होंने बोला कि हमारी महत्वाकांक्षा बीजेपी के भीतर नहीं दिखनी चाहिए। क्या लग रहा है? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में पब्लिक से ज्यादा उतावलापन। आपने जिस विभाग की चर्चा की, पीडब्ल्यूडी, उसका सबसे विवादित एक इशू था स्काई वॉक। विधायक का चुनाव जीतने के तुरंत बाद पोर्टफोलियो तय नहीं हुआ था, लेकिन रायपुर के विधायक को लग रहा था कि वो विभाग मेरे हाथ में आएगा और उन्होंने सबसे पहले इशू बनाया कि मैं स्काई वॉक को फिर से शुरू करूंगा। मेरे को ऐसा लगता है जिन विषयों पे जनता एक बार अपना ओपिनियन दे चुकी है और खारिज कर चुकी है, उन विषयों का नेताओं को सम्मान करना चाहिए और उतावलेपन से थोड़ी दूरी बना के रखना चाहिए। एक सवाल जो हम पूछना चाहते हैं, ये थोड़ा कंट्रोवर्सी पैदा कर सकता है। क्या लग रहा है जब ऐसी बात होती है कि जो नेता, सारे मंत्री जो है दिल्ली से तय हो जाएंगे, ये जो डेमोक्रेसी बीजेपी के अंदर की जो बात कहते हैं, लोकतंत्र की बात जो कहते हैं, वो कहीं पे हरास हो रहा है उसका? देखिए,
भारतीय जनता पार्टी के लोगों को तो कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी है, ये कहते लोग नहीं थकते, ठीक है ना। लेकिन ये है कि निश्चित तौर पे ये कहा जाए कि सेंट्रलाइज हो गया है सारे अधिकार, पदों का वितरण जो है, कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। सामान्य सा एक राज्य मंत्री भी अगर बनाना होगा तो वो सेंट्रल की अनुमति से ही होगा। मुख्यमंत्री के हाथ में कुछ नहीं है और मुख्यमंत्री जो है वो रिमोट कहीं और है और काम यहाँ करेंगे। रिमोट से चलने वाले मुख्यमंत्री की बात करना है, युवा पत्रकारों से पूछेंगे क्योंकि लगातार आप चर्चा में रहते हैं, पब्लिक डोमेन पे जाते हैं, युवाओं से मिलते हैं, बुजुर्गों से भी मिलते हैं। क्या लग रहा है कि सच में ऐसी स्थिति है कि रिमोट से ऑपरेट होगा मुख्यमंत्री? ये चीजें क्लियर हो जाएंगी जब मंत्रिमंडल जैसे ही करीब आएगा तो वित्त किसको मिलता है। तो अधिकतर ये ट्रेंड चला, पहले ऐसा नहीं था कि मुख्यमंत्री सब विभाग रखते थे। यहाँ पे ऐसा हुआ, ट्रेंड नया चला कि वित्त के साथ साथ खनिज से लेके सब चीजें उनके पास, मुख्यमंत्रियों के पास रहती मोटी है। कमाई वाला विभाग। हाँ, और अगर क्लियर होता है कि वित्त उनके पास रहता है या कोई बड़े विभाग ऐसे रखते हैं, इसका भी विचार करना पड़ेगा कि सही में कितने पूरे के पूरे डिसीजन हो पा रहे हैं कि नहीं। क्योंकि 3 या 4 मंत्रियों को मेरे को लगता है यहाँ क्लियर होगा और मुख्यमंत्री और डिप्टी वाले पहले क्लियर होंगे। इससे पता चल जाएगा कि बचे हुए कितने किसको देना है। क्योंकि बहुत से जो लोग 18 में हारे थे, मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि उसमें से बहुत से लोग हार चुके हैं। जैसे प्रेम प्रकाश पांडे हार गए, बाकी लोग हार गए हैं, कुछ लोग केदार रिपीट हो कश्यप के हार आए हैं, गए। धर्मलाल कौशिक जो रिपीट हो के आए हैं। अब तक उनको मंत्रिमंडल में मौका नहीं मिला, अब तक वो नेता प्रतिपक्ष लड़े भी, फिर बाकी चीजें किया, तो एक मौका इस तरह भी दिया जाता, क्योंकि वो भी फैक्टर, जो ओबीसी फैक्टर, वो भी बचा हुआ है यहाँ पे भी। तो गौर करने लायक बात यह है कि लगातार जो है कई तरह के फैक्टर, कई तरह के कारक जो है बने हुए हैं और इसी के अकॉर्डिंग जो है मंत्रियों का चुनाव होना है। थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, पावर को डिसेंट्रलाइज करने की नीयत जो बीजेपी की है वो कितनी साफ है, या पावर को डिसेंट्रलाइज नहीं करने का क्या परिणाम आएगा। साल 2024 में एक चुनाव भी होना है महत्वपूर्ण, ये कैबिनेट ही उस चुनाव के लिए आगे मेहनत करेगा। क्या लगता है कि उसके अकॉर्डिंग थोड़ी फील्डिंग चल रही है, क्या मशक्कत उसके लिए है? बिल्कुल, लेकिन उसमें भी एक चीज फिर से दोहराने लायक है कि स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव के पहले से सिर्फ विधानसभा की टिकट नहीं बांटी, अन्य क्षेत्रों में भी अपने लोगों को रखा है, और जहां वो अपने लोगों को नहीं रख पाए वहां पे उनने अपनी विचारधारा को उस जगह स्थापित व्यक्ति के दिमाग में डाला है। तो जो कुछ गुजर रहा है वो पूर्व निर्धारित है, और ये अब स्पष्ट समझ में आना चालू हो जाएगा कि एक्चुअल में जो है ना लोकसभा के चुनाव की स्क्रिप्ट जो है ना कितने पहले और किसने लिखी हुई। जी, तो कई बातें ऐसी हैं जिन पे अभी पर्दा उठना बाकी है। फिलहाल 13 तारीख को जब मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण की बात होगी या जब पूरा होगा तब पता चलेगा कि आखिरकार कितने लोगों को और क्यों जो है मौका मिला है, पुराने चेहरों पर रिपीटेशन कितना होगा। ये एक आखिरी बात हम आपसे जो है जानना चाहेंगे, जबकि तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, क्या लग रहा है इस बीच जो जनता की उम्मीदें हैं वो भारतीय जनता पार्टी पूरा कर पाएगी या इधर उसमें कहीं कमी रह जाएगी? देखिए, प्रत्याशी चयन से लेकर चुनाव के संभावित नतीजों को लेकर, है ना, और जो नतीजे आए, ठीक है ना, सबको लेकर के आप शुरू से देखिए, 3 महीना पहले से लेकर के देखिए, सारे लोगों के अनुमान जो है गलत साबित होते हैं। जी, ठीक है ना। तो अब हम भारतीय जनता पार्टी से हम कोई चीज़ की उम्मीद करें और पता चलता है कि वो उम्मीद हमारा जो है वो, ऐसा कयास तो नहीं है कि आपको गलत साबित करना है इसलिए आपके प्रेडिक्शन सारे फेल कर देते हैं? हाँ, ऐसा भी हो सकता है। देखिए, बार बार जिस पावर सेंट्रलाइजेशन की बात होती है कि यहाँ पे पावर सेंटर हो गया, यहाँ पे बांट रहे हैं, मैं फिर से 2001 की बात करूंगा। 2001 में जब छत्तीसगढ़ बना तो बिलासपुर जिले से ही सीएम भी थे और बिलासपुर जिले से ही विधानसभा अध्यक्ष भी थे। लेकिन अब जो है वो संतुलन करने के लिए बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। तो ऐसे में ऐसा लगता है कि योग्यता गौण हो गई है और संतुलन बनाने के चक्कर में जो है वो विभागों को बांटा जाता है। कई तरह के लिस्ट जो है वायरल हो रहे हैं इन दिनों सोशल मीडिया में, बीजेपी के कौन से मंत्री बनेंगे, क्या डिपार्टमेंट होगा, लिस्ट वायरल हो रहा है। आपको भी कोई लिस्ट ऐसा टकराया क्या आपसे? नहीं, टकराया नहीं है। उनकी योग्य आप खुद बनाते हैं क्या लिस्ट? नहीं, हम खुद नहीं बनाते। तो सारे विधायक के दल के ये जो सोशल मीडिया में चल रहा है कि किसको कौन सा मंत्री, पहले से चल रहा है बीजेपी के बीच में, ये सब फेक न्यूज डालते रहते हैं।
लेकिन सारे विधायक एकजुट होकर के और अपने प्रभारी के साथ बैठ करके और मंत्रणा करके सारे विभागों को यथा योग्य और जाति समीकरण को ध्यान रखते हुए, संभागवार समीकरण को ध्यान में रखते हुए और योग्यता को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल का गठन ये काफी किया संतुलित जाना है। चर्चा हो जा रही है, क्योंकि एक तरफ से जो है बीजेपी का मोर्चा संभाले हुए हैं, इस बात से इत्तेफाक रखते हैं क्या ये वायरल लिस्ट क्या है? अफवाहें ही है। अब सब अपने अपने अनुमान लगा रहे हैं। पुराने अनुभवी जो हैं विधायक, मतलब बीजेपी के जो पहले मंत्री रह चुके हैं, बीजेपी कार्यकाल जब रहा 17-18 में चुनाव से पहले, तो उस दौरान पे जो आबकारी मंत्री रहा है, ऐसा कयास लगा रहे हैं जैसे बीजेपी के कार्यकर्ता हों या पब्लिक आम नागरिक हों, ये कयास शायद हो सकता हो कि इस बार जैसे आबकारी मंत्री अमर अग्रवाल ही होंगे या शिक्षा मंत्री होंगे, तो ओपी चौधरी तो वैसे नए चेहरे हैं, मतलब उच्च शिक्षा मंत्री को लेके आज भी ऐसे ही ये कौतूहल सबके दिमाग में है कि शायद हो सके तो उन्हीं को बना दें, ओपी चौधरी को ही बना दें। ऐसा कयास लगाया जा रहा है। क्योंकि जैसे अभी उपेंद्र भाई ने कहा कि भाई जैसे पिछली दफा एक नया चेहरा था, नंद कुमार पटेल जी के सुपुत्र, क्या नाम उनका, उमेश पटेल जी को उच्च शिक्षा मंत्री बना, तो वैसे ही कयास लगाया जा रहा है कि क्षेत्र भी वही है, रायगढ़ क्षेत्र है, जैसे खरसिया से वो विधायक रहे हैं, तो अब ऐसा लग रहा है कि आईएएस का तजुर्बा एक है और प्रशासन को भी वो जानते हैं कहाँ कैसे कहाँ क्या काम होता है, कैसा करना चाहिए, तो इस नाते उनको एक अनुभव है, तो शिक्षा में भी उनकी एक अच्छी पकड़ है, तो संभव है कि वो हो जाए। संभावना ऐसा ठीक है, तो कई तरह की संभावना है, कयासों का बाजार गर्म है, मुख्यमंत्री से लेकर उप मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम से लेकर अब कैबिनेट तक चर्चाओं का बाजार जो है वो गर्म है। पार्टी के लोग कुछ चाहते हैं, जनता कुछ और चाहती है, विशेषज्ञ कुछ और बताते हैं, और आखिरकार इन सभी दृश्यों से जो पर्दा उठेगा वो 13 तारीख को उठ जाएगा, और जब तक ये नहीं होता तब तक इसी तरह की चर्चाएं जो है चलती रहेंगी। कुछ दबी जुबान पे ये कहते हैं सरकार एक बार जरूर नहीं बनी है, लोग सारे पुराने ही हैं, और पुराने चेहरों पर जो है भरोसा करना इसलिए भी लाजमी है कि उनके पास अनुभव है। साल 2024 में चुनाव है लोकसभा का, और स्कोरिंग सीएम के साथ स्कोरिंग कैबिनेट भी जरूरी होगा। कैमरा पर्सन इम्तियाज के साथ मनीष चरण, छत्तीसगढ़ तक, बिलासपुर।